सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से सीकर्स ने पूछा है कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं या फिर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, तो उसमें उन्हें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो क्या उनके कष्ट का कोई अंत है? क्या कोई ऐसी विधि बताई जा सकती है जिससे कि उनके कष्ट का अंत हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अगर आप थोड़ा सा शास्त्र सम्मत जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर आप ठीक पर्सपेक्टिव में समझ लें, तो दुख से लड़ने में ना सिर्फ ये एक हथियार की तरीके से यूज किया जा सकता है, बल्कि सारी और दूसरी टेक्निक्स या थेरेपी का एक सपोर्ट भी इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है इससे। तो वो शास्त्र सम्मत विधि क्या है? समस्त शास्त्रों में जो है इसका ही उल्लेख है किसी न किसी रूप में, और एंशियंट टाइम से ये बातें चली आ रही हैं, इस तरीके की नॉलेज चली आ रही है। तो नॉलेज क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति दुखी है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये हम सामान्यतः समझते हैं कि बाहर की जिंदगी उसकी खराब है, इसलिए वो दुखी है। या जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति सुखी है, तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि उसकी बाहर की परिस्थिति अच्छी है, इसका मतलब वो सुखी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर की परिस्थिति अच्छी होने के बावजूद भी आदमी सुखी नहीं होता, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर की परिस्थिति अच्छी नहीं है फिर भी आदमी अंदर से खुश होता है। तो इससे हमें दो बातों का पता चलता है। पहली बात तो हमें यह पता चलती है कि बाहर की परिस्थिति के साथ साथ हमें एक चीज के ऊपर और ध्यान ले जाना पड़ेगा, और वो है हमारी अंदर की परिस्थिति। और दूसरी जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष इससे निकलता है वो ये है कि बाहर की परिस्थिति और अंदर की जो आंतरिक परिस्थिति है, अंदर की परिस्थिति है, उन दोनों के बीच में संबंध प्रतीत तो होता है कभी कभी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि संबंध हो। और हमेशा ही दोनों के बीच में एक डिफरेंस रहता है, यानी अंदर की परिस्थिति अंदर है, बाहर की परिस्थिति बाहर है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा रहता है। तो ये दो बातें हमको इससे पता चलती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अब आगे करें क्या इस दुख को दूर करने के लिए, अगर हमें बाहर की परिस्थिति की वजह से दुख महसूस होता है। तो देखिए, आपके अंदर एक आंतरिक परिस्थिति है और बाहर एक बाहरी परिस्थिति है। तो इसको हम थोड़ा सा एक नाम दे देते हैं। जो बाहरी परिस्थिति है उसको हम कह देते हैं इवेंट, और अंदर की जो परिस्थिति है उसे हम कह देते हैं इनर स्टेट या इनर स्टेट्स। अंदरूनी हमारे जो स्टेट्स हैं, अंदरूनी जो हमारे मूड्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमारी इनर स्टेट्स हैं। और बाहर जो चीजें हैं वो क्या हैं? हमारी आउटर इवेंट्स हैं। तो हमारे पास अब दो चीजें आ गई, एक इनर स्टेट्स और एक आउटर इवेंट्स। थोड़ा सा आप विचार करके देखिए तो आप ये पाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति की इनर स्टेट्स बहुत ज्यादा खराब हो, तो उसके लिए बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी पैदा कर दी जाए, चाहे कितनी ही प्लेजेंट परिस्थिति पैदा कर दी जाए, वो खुश नहीं रह पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है अंदर से बहुत ज्यादा मूडी है, अंदर से जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और बाहर आप उसको पार्टी दे, तो क्या वो खुश हो पाएगा? वो नहीं खुश हो पाएगा। तो इसलिए इससे पता चलता है कि हमारी जो इंटरनल स्टेट्स हैं, जब तक हमारी इंटरनल स्टेट्स नहीं ठीक होगी, तब तक हम अपनी बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें इंटरनल स्टेट्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एक छोटा सा और उदाहरण आप समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए कि किसी बहुत बाहर फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहता है, और वहां फॉरेन ट्रिप पर वो पहुंचा, लेकिन उसके अंदर की जो इनर स्टेट्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि वो छोटी छोटी बातों को लेके बहुत केयरफुल रहता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो पाता है। तो क्या बताइए, उसकी फॉरेन ट्रिप डिजास्टर एक बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? उसकी फॉरेन ट्रिप एक डिजास्टर बन जाएगी, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमें अपनी इनर स्टेट्स के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। तो इसी इनर स्टेट के ऊपर वर्क करके ही हम अपने लिए
सुख का निर्माण कर सकते हैं, चाहे भले ही बाहर बाहर की परिस्थिति कितनी विपरीत। हमारा शास्त्र ये बात कहता है कि जो व्यक्ति आउटर इवेंट्स और इनर स्टेट्स के बीच में फर्क नहीं करता है, वो एक तरह की स्लीप में रहता है, वेकिंग स्लीप। वेकिंग स्लीप किसे कहते हैं? जागते हुए सोना किसे कहते हैं? हमारा शास्त्र कहता है जागते हुए सोने का मतलब है कि बाहर की आउटर इवेंट और इनर स्टेट्स के बीच में फर्क ना करना। लेकिन जब हम बाहर की परिस्थिति और अंदर की स्टेट्स के बीच में फर्क करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब हम जाग गए। और इस जागने के साथ एक चीज शुरू होती है, और वो चीज है सेल्फ ऑब्जर्वेशन या आत्मनिरीक्षण। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन है कि अपनी इनर स्टेट्स के ऊपर ध्यान लगाना, ये देखना, उसको ऑब्जर्वेशन में लेना। और ये पता लगाना कि कौन सी हमारी ऐसी इनर स्टेट्स हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करने की जरूरत है, जो कि बहुत ही एविल नेचर की हैं, और उन इनर स्टेट्स को बिना बदले हम खुश नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एक बात तो हम समझ गए कि जो चीज बाहर है वो है तो बाहर, और हमारी जो स्टेट है वो अंदर है। वो बाहर है जरूर, वो हमें थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है कि उसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन फाइनली नेगेटिविटी हमारे अंदर है। वो हमारे पावर में है कि हम अपनी इनर स्टेट्स को कैसे चेंज करते हैं। तो हम अपनी इनर स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ऐसा संभव है। क्योंकि बाहर की जो परिस्थिति है, आउटर इवेंट जो है वो बाहर है, और इनर स्टेट हमारे अंदर है। तो जो चीज हमारे अंदर है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। और हम कुछ कर सकें, इसी का जो शुरुआती प्रोसेस है वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन ये पता लगाता है कि कौन कौन सी हमारे अंदर स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, और जिसकी वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं। क्या हम उनके ऊपर कोई वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बात की बात है। पहले वो पता लगाता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें ऐसी इनर स्टेट्स हमारे अंदर आती हैं, जिन कौन उन स्टेट्स को ला रहा है अभी थोड़ी देर किसको छोड़ दीजिए। आपके अंदर वो इनर स्टेट्स कौन कौन सी हैं जो आपको दुख देती हैं, बस उनका पता लगाना, ये कहलाता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और जब आप इस सेल्फ ऑब्जर्वेशन से उन स्टेट्स का पता लगा लेते हैं, तो फिर एक दूसरी प्रक्रिया हमारे अंदर शुरू होती है, जिसे शास्त्र कहता है डिसआइडेंटिफिकेशन। यानी उन स्टेट्स से अपने आप को जोड़ करके ना देखना, पहले उन स्टेट्स को ऑब्जर्व करना, साक्षी की तरीके से आती जाती हैं, आप उनसे अपने आप को बिल्कुल जोड़ करके ना देखिए, उसकी एनर्जी को महसूस कीजिए। किसने अभी आपके साथ वो स्टेट्स किसकी वजह से आई, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। बस उन स्टेट्स के ऊपर आपको बस ध्यान लगाना है कि अपने आप से, वो आपसे अलग है, क्योंकि वो आती जाती रहती है ना। आप अलग है, आपका सेल्फ अलग है, वो स्टेट्स अलग है। स्टेट्स आती जाती रहती है, स्टेट्स बदलती रहती हैं। तो जब आप ऐसा देखेंगे कि स्टेट्स आती जाती रहती हैं, तो आप उनसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनसे अपने आप को जोड़ करके नहीं देखेंगे, तो आप पाएंगे कि स्टेट्स की एनर्जी फील्ड को आप आता हुआ महसूस करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि उसके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी है, कितनी ताकत है, उसे आप महसूस करेंगे। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो स्टेट चली गई। और जब आप ऐसा देख पाएंगे, तो इसका मतलब कॉन्शियसली आपने इंटरनल एविल इंटरनल स्टेट्स को विटनेस किया। तो ये दो चीजें आप कर सकते हैं, पहला सेल्फ ऑब्जर्वेशन, दूसरा डिसआइडेंटिफिकेशन। और इस तरीके से आप अपनी एविल स्टेट्स को के प्रति हमेशा सतर्क रहते हैं। इस तरीके से एविल स्टेट्स के प्रति सतर्क रहने को हम कहते हैं कॉन्शियस होना। तो जब हम अपने अंदर की एविल स्टेट्स को जो है लगातार ठीक करते जाते हैं, जो गलत स्टेट्स हैं उनसे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हमने अपने अंदर का जो इनर एपरेटस है, उस इनर एपरेटस को ठीक कर लिया। देखिए, इनर एपरेटस जो है आपकी इंटरनल स्टेट से ही मिलकर के बना होता है। और हमारा शास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, वो ये कहता है कि जिसका इनर एपरेटस ठीक है, जिसका इनर एपरेटस हेल्दी है, वो बाहर अच्छी परिस्थितियों को आकर्षित करेगा। और जिसका इनर एपरेटस हेल्दी नहीं है, वो बाहर खराब परिस्थितियों को
आकर्षित करेगा। तो अभी जैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया कि जो व्यक्ति है जिसका इनर एपरेटस ठीक नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लड़ता है, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करता है, छोटी छोटी बातों पे जितना रिएक्शन देना चाहिए उससे ज्यादा रिएक्शन देता है, ऐसा व्यक्ति अगर फॉरेन ट्रिप में जाएगा तो क्या फॉरेन ट्रिप को वो एंजॉय कर पाएगा? नहीं एंजॉय कर पाएगा। वो फॉरेन ट्रिप को एक डिजास्टर बना लेगा। तो इसका मतलब वो खराब डिजास्टर्स परिस्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इनर एपरेटस के ऊपर वर्क नहीं किया। तो जब आप अपने इनर एपरेटस के ऊपर लगातार वर्क करते हैं, दूसरे को उसके लिए दोषी मत ठहराइए। जो भी आपकी इनर परिस्थितियां, इंटरनल परिस्थितियां, वो आपके अंदर हैं, बाहर से उसका कोई मतलब नहीं है। उसके ऊपर आप देखिए, डिस आइडेंटिफाई कीजिए उसके साथ। जब उनको पहले पहचानिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, और उसके बाद ये देखिए उसकी एनर्जी फील्ड को महसूस कीजिए। जब आप उसकी एनर्जी फील्ड को महसूस करेंगे, आते जाते उसको देखेंगे, तो धीरे धीरे वो वीक होती जाएंगी। एविल फीलिंग्स, एविल इनर स्टेट्स कमजोर पड़ जाएंगी। इस तरीके से धीरे धीरे आपके अंदर की जो अच्छी इनर स्टेट्स हैं उनको इंपॉर्टेंस मिलना शुरू होगी, और जो खराब इनर स्टेट्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। और इस तरीके से आपका जो इंटरनल एपरेटस है, वो इंटरनल एपरेटस आपका हेल्दी होता जाएगा। और जब आपका इंटरनल एपरेटस हेल्दी होता जाएगा, तो आप जो है कैसे होते जाएंगे? आप अच्छी परिस्थितियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। वही व्यक्ति जो जिसके अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उस व्यक्ति का पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपकी प्रेजेंस में पैसिव हो जाएगा, जो कि पहले आपको इतना ज्यादा परेशान करता था। तो इस तरीके से किसी भी नेगेटिव परिस्थिति में, इससे पहले कि हम क्या थेरेपी लेते हैं, इससे पहले कि हम क्या स्पिरिचुअल टेक्निक्स लेते हैं, हम एटलीस्ट इतना कर सकते हैं। और याद रखिए, ये जो जब आप अपनी एविल स्टेट्स के ऊपर एंटर करते हैं, आप अपनी एविल स्टेट्स के ऊपर वर्क करते हैं, तो इससे आपको बहुत कुछ, आप अपनी एनर्जी को भी बचा पाते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ही कोई नेगेटिव परिस्थिति आती है, बाहर आउटर इवेंट आपके डिसफेवर में आती है, आउटर इवेंट खराब होती है, तो वो क्या है, मैकेनिकल इंप्रेशन छोड़ती है आपके अंदर। वो मैकेनिकल इंप्रेशन क्या है? वो आपके माइंड से टकराता है, माइंड को हिट करता है। माइंड जो है, आप समझते हैं कि ऐसे ही है, माइंड एक बहुत ही, उसके साथ बहुत दूसरे तरीके की मशीनरी रिलेटेड है, पूरे शरीर की मशीनरी रिलेटेड है, उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जब माइंड हिट होता है बाहर की खराब परिस्थिति द्वारा जनरेटेड मैकेनिकल इंप्रेशन से, तो माइंड उस पूरी जो है आपकी मशीनरी जो है, उस मशीनरी को चालू कर देता है। आपकी जो सेंसरी एपेटाइट्स हैं उनको गलत तरीके से बढ़ा देता है। आपकी जो मस्कुलर एक्टिविटीज हैं उनको गलत तरीके से बढ़ा देता है। इस तरीके से आप अपनी सारी एनर्जी को आप खत्म कर देते हैं। लेकिन जब आप आउटर इवेंट्स जब आपको हिट करती हैं, उससे जो इनर स्टेट्स आपके अंदर पैदा हो रही हैं उनके प्रति आप सतर्क रहते हैं, उनसे डिस आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या होता है, कोई भी मैकेनिकल इंप्रेशन आपकी माइंड से जुड़ी हुई मशीनरी को एक्टिवेट नहीं कर पाता। और इस तरीके से आप अपनी सेंसरी एपेटाइट्स के ऊपर काबू पा पाते हैं। आप अपने जो आपकी मस्कुलर एक्टिविटी है उसको आप अननेसेसरी नहीं चलाते हैं। तो इस तरीके से आपकी काफी एनर्जी बच जाती है। याद रखिए, जिस व्यक्ति के अंदर अननेसेसरी सेंसरी एपेटाइट्स चलती रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, जिस व्यक्ति के अंदर अननेसेसरी मस्कुलर एक्टिविटी होती रहती है, वो व्यक्ति अपनी लाइफ के बंगलों के सबसे बेसमेंट में या सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। तो आपका एक खूबसूरत मकान है, शरीर एक खूबसूरत मकान है, लेकिन इस खूबसूरत मकान के सर्वेंट क्वार्टर में अभी आप रह रहे हैं। तो आप अगर सर्वेंट क्वार्टर से निकल करके आप इसके एयर कंडीशन लिविंग रूम में जाना चाहते हैं और अपने बंगलों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने अंदर की इनर स्टेट्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। पहले उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपको नाम देना पड़ेगा कि ये आउटर इवेंट है और मेरे माइंड के अंदर मेरे अंदर इनर स्टेट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। और चूंकि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए वो उसका मेरे अंदर की इनर स्टेट के ऊपर कोई एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। तो मैं अपनी इनर स्टेट के ऊपर वर्क करूंगा, बाहर चाहे परिस्थिति कोई भी हो। ऐसा मानने के बाद आपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन शुरू किया। सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आपने अपनी एविल इंटरनल स्टेट्स का पता लगाया। एविल इंटरनल स्टेट्स का पता लगने के बाद आपने उनसे डिस आइडेंटिफाई किया। डिस आइडेंटिफाई करके आपने अपने अच्छी इनर स्टेट्स को
इकट्ठा करना शुरू किया धीरे धीरे, और इस प्रकार आपने एक इंटरनल अपरेटस जो आपके अंदर का है उसको हेल्दी और अच्छा बनाया। जब वो हेल्दी और अच्छा बन जाएगा तो वो अच्छी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करने लगेगा। अच्छी परिस्थितियों को जब वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा तो आप अपने शरीर का जो बेसमेंट है, जो सर्वेंट क्वार्टर है, उससे निकल करके आप अपने शरीर के लिविंग रूम में पहुंच जाएंगे, एयर कंडीशन रूम में पहुंच जाएंगे, और तब आप हमेशा चेयरफुल रहेंगे, भले ही बाहर की परिस्थिति कैसी विपरीत क्यों ना हो। और जब आप चेयरफुल रहना शुरू हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके संपर्क में आने वाले लोगों का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी धीरे धीरे पैसिव होने लग गया।